सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल आपने न्यूज़ में सुना होगा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लग गया। तो मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लगा तो यहाँ पे एग्जामिनर का नज़र जाएगा और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लगा उसका क्या आधार था, किस वजह से राष्ट्रपति शासन लगा। एक तो ये, इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स को हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आर्टिकल 355 क्या है, आर्टिकल 356 क्या है, आर्टिकल 357 क्या है, आर्टिकल 365 क्या है। ये तमाम आर्टिकल राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस आर्टिकल को भी हम लोग देखेंगे। और कहीं ना कहीं सरकार ने जो राष्ट्रपति शासन, आपने कल देखा होगा, जो द्रौपदी मुर्मू है ना, जो हमारे राष्ट्रपति, उनका घोषणा आ गया कि अब यहाँ पे मणिपुर में क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो हम लोग ये समझेंगे कि राष्ट्रपति शासन जो लगता है किसी भी राज्य में, वो कब तक लग सकता है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका प्रोविजन क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति शासन किस तरीके से लगेगा, है ना, उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, उस प्रोसेस को भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रपति शासन जो मणिपुर में लगा वो क्या है। देखिए, तो सबसे पहले तो आपने देखा पिछले कई समय से विपक्ष का मांग था कि राष्ट्रपति शासन आप लगाइए। कहाँ पे? मणिपुर में। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, आपने काफ़ी सुना होगा, विपक्ष ने काफ़ी मांग उठाया इसका। और कहीं ना कहीं विपक्ष का ये भी एक आरोप था सरकार पर कि अगर यहीं पे गैर बीजेपी सरकार रहता तो आप वहाँ पे कब का लगा देते राष्ट्रपति शासन, या कितनी बार आप लगाए रहते राष्ट्रपति शासन। लेकिन चूंकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, इसलिए आप नहीं लगा रहे, ऐसा आरोप लगा रहे विपक्ष वाले। सुप्रीम कोर्ट को भी बाहर आके कहना पड़ा कि नहीं, वहाँ का स्थिति ठीक नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाया सेंट्रल गवर्नमेंट को। फाइनली देर से ही आया, चलो कोई बात नहीं, देर से आया, आ जाना चाहिए बहुत पहले, मेरे हिसाब से बहुत पहले वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, लेकिन चलिए देर से आया तो चलिए खैर ठीक है, एक अच्छा डिसीजन है कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा। तो आप एक बात समझिएगा, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा। अब ये राष्ट्रपति शासन का क्या मतलब होता है? तो देखिए, जब भी हम लोग राष्ट्रपति शासन का बात करते हैं तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 356। इस आर्टिकल को समझना आपको जरूरी होगा, तभी आप समझ पाइएगा कि राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल क्या होता है। और आर्टिकल 356 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में आता है। याद रखिएगा, भाग 18 में आर्टिकल 356 आता है, राष्ट्रपति शासन की बात की गई। ठीक। अब आर्टिकल 356 जो है, एक लाइन में, पहले तो इजी लैंग्वेज में आप ये समझिए कि जो वहां का सरकार, जो भी राज्य में 356 लगेगा, तो जो राज्य सरकार होगा, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगा, उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। जैसे मणिपुर में बर्खास्त कर दिया गया सरकार को और बोला गया कि अब यहां पे किसका शासन होगा? मेरा शासन होगा। मेरा शासन मतलब राष्ट्रपति का शासन होगा। अब राष्ट्रपति यहां पे रूल करेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट रूल या फिर राष्ट्रपति शासन। दरअसल रियल में राष्ट्रपति शासन नहीं करता है, क्या करता है वो अभी हम लोग बात करेंगे। व्यवहार में क्या होता है वो भी हम लोग बात करेंगे। रियल में दरअसल राष्ट्रपति का बस नाम होता है, ये दरअसल सरकार है ना, या फिर मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सजेशन पर काम करेगा और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाएगा। राष्ट्रपति स्वयं की मर्जी से यहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगाता। किसकी मर्जी से लगाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मर्जी से। और दूसरा चीज क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब, कहने का मतलब सेंट्रल का बात करें, मतलब सरकार है, इजी लैंग्वेज में समझिए। तो सरकार के कहने पर राष्ट्रपति वहां पे क्या करेगा? राष्ट्रपति शासन लगाएगा। अब राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लगता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ताकत किसके पास आ गया? अब उस राज्य का ताकत आ गया केंद्र के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उस राज्य का ताकत आ जाता है। ठीक है। अब वहां पे रूल रेगुलेशन क्या होगा, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को संभाला जाएगा, क्या होगा, सारा रूल कौन करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब राष्ट्र, इसलिए बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है। तो सबसे पहले समझिएगा कि 356 किसी राज्य में क्यों लगेगा, लगने का क्या वजह हो सकता है। तो हमारा संविधान क्या कहता है उस अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उस अनुसार हम लोग बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बताया गया और इसके साथ ही साथ किस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगता है। और साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मणिपुर में किस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो देखिए, एक आधार तो है 356 ये बताता है, यदि जैसे आपको पता है कि राज्य में जो गवर्नर होते हैं, मतलब राज्यपाल, तो आपको पता है राज्य के जो हेड होते हैं, है ना, मतलब प्रोविंस के जो हेड होते हैं कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल जो है ये समय समय पर अपना क्या करता है? रिपोर्ट देता है। और ये रिपोर्ट जो है ये किसको सौंपता है? प्रेसिडेंट को। ठीक है। और राज्यपाल यदि अपने रिपोर्ट में कहता है कि जो राज्य सरकार है वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, मतलब संविधान का एक तरह से वायलेशन कर रहा है, तो
ये रिपोर्ट में अगर ये खबर आता है या गवर्नर ये आरोप राज्य सरकार पर गवर्नर अपने रिपोर्ट कार्ड में तैयार करता है, राज्य सरकार के लिए ये बात लिखता है, तो राष्ट्रपति को यदि लगता है वो उसका जांच वाच करेगा। अगर राष्ट्रपति को लगेगा नहीं इस बात में दम है, इस रिपोर्ट में क्या है दम, राष्ट्रपति को लगने का मतलब सरकार को लगेगा, बात समझ रहे हैं आप, है ना। तो सरकार को अगर लगेगा कि नहीं इस बात में दम है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सजेस्ट करेगा राष्ट्रपति को कि आप उस राज्य में क्या कर दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। तो एक तरह से क्या है कि संविधान के अनुसार यदि कार्य नहीं कर रहा है, तो अभी जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है, यदि आप पढ़िएगा उस उद्घोषणा को पढ़िएगा जो राष्ट्रपति ने जारी किया है, उसमें यह बात स्पष्ट लिखा है कि वहां पे संविधान के अनुसार कार्य एक तरह से नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए वहां पे क्या लगेगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो इसी आधार पर, है ना, इसी आधार पर वहां पे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है। इसके अलावा और भी कारण हो सकता है, जैसे वहां का जो विधानसभा है, वहां का जो विधानसभा है मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां का जो विधानसभा है वो भंग हो जाए। मान लेते हैं कोई राज्य है, वहां पे जो सरकार बना वो गठबंधन सरकार बना और गठबंधन टूट गया, जैसे बिहार में गठबंधन सरकार है, मान लेते जेडीयू का बीजेपी गठबंधन टूट गया और कोई भी वहां पे सरकार गठबंधन नहीं हो पाया, तो किसी के पास बहुमत नहीं है, तो बहुमत अगर खो देगा तो फिर वहां पे क्या बन जाएगा, वहां पे विधानसभा डिसॉल्व हो जाएगा, और जैसे विधानसभा डिसॉल्व होगा तो वहां पे भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है, वहां पे भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसके अलावा यदि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया सरकार के खिलाफ और वो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या हो जाए, पास हो जाए, तो पास हो जाने का मतलब ही है कि सरकार बहुमत में नहीं है और फिर सरकार गिर जाएगी, इसका मतलब विधानसभा डिसॉल्व। क्लियर। तो इस आधार पर तो मुख्यतः जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो इसी आधार पर लगता है कि विधानसभा वहां नहीं चला, डिसॉल्व हो गया, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया। लेकिन यहां पे जो राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लग रहा वो इस आधार पर लग रहा है कि वो संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल रहा राज्य सरकार, इसलिए वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा। तो गवर्नर का जो रिपोर्ट आया उस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है। तो इस आधार पर यह लगता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है तो होता क्या है, होता यह है कि समझिएगा कि जो स्टेट है, जो राज्य है, राज्य का जो एग्जीक्यूटिव पावर है, अगर 356 लग जाता है, राज्य का जो कार्यपालिका शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो किसके हाथ में आ जाता है। तो याद रखिएगा राज्य का एग्जीक्यूटिव पावर आ जाएगा किसके हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में। अब वहां का एग्जीक्यूटिव हेड कौन हो जाएगा, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के हाथ में सारा चीज आ जाएगा, ठीक है क्योंकि मुख्यमंत्री ये सब नहीं है ना। इसके अलावा वहां का, उस राज्य का कानून कौन बनाएगा, अगर कोई कानून का जरूरत होगा कौन बनाएगा, तो विधानसभा तो नहीं, तो वहां पे विधानमंडल नहीं, तो कौन बनाएगा, तो यहां का कानून बनाएगा पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट, ठीक है, मतलब संसद। तो संसद द्वारा उस राज्य का कानून बनाया जाएगा जिस राज्य में आर्टिकल 356 इंपोज किया गया, मतलब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ठीक है। तो राज्य उस जगह का जो हेड हो जाएगा, शासन व्यवस्था वो किसके अनुसार चलेगा, राष्ट्रपति के अनुसार चलेगा। कानून कौन बनाएगा, तो राज्य का विधानसभा मतलब विधानमंडल नहीं बनाता, कानून कौन बनाता है, तो पार्लियामेंट बनाएगा वहां पे कानून। एक तरह से आप क्या देख रहे हैं, उस राज्य का सभी शक्ति, राज्य की जो शक्तियां हैं वो किसके पास आ गई, केंद्र के पास। हाँ, यहां पे हाई कोर्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है 356 लगने से। हाई कोर्ट का जो पावर था वो हाई कोर्ट के पास ही रहेगा, वो केंद्र सरकार के पास, ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार के पास वो भी पावर आ जाए, नहीं। तो जुडिशरी बॉडी के पास कोई भी यहां पे इंपैक्ट उसका नहीं पड़ता। तो 356 लगने से जुडिशरी बॉडी में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, हाई कोर्ट वैसा ही क्या करेगा, वर्क करते रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपने क्या देखा, आपने ये देखा कहीं ना कहीं अब यहां पे क्या हो रहा है, इससे आपको क्या, आप एक क्या कॉन्सेप्ट निकल रहा है, कॉन्सेप्ट ये निकल रहा है कि भारत को यदि हम कहते हैं कि भारत पूर्णतः फेडरल कंट्री है, तो यहां आपको स्पष्ट दिख रहा है, इस एग्जाम्पल से आपको पता चल रहा है कि भारत पूर्णतः फेडरल कंट्री नहीं है। इसलिए भारत का एक विशिष्ट फेडरल है ना, इसलिए हम लोग फेडरल वर्ड कहीं भी नहीं लेके हम लोग यूनियन वर्ड यूज करते हैं फेडरल की जगह पे। क्योंकि आप क्या देख रहे हैं कि यहां पे जहां पे राष्ट्रपति शासन लगेगा वहां पे फेडरल सिस्टम समाप्त हो जाता और यूनिटरी सिस्टम वहां पे क्या हो जाता, शुरू हो जाता। मतलब एकात्मक व्यवस्था आपको वहां पे देखने को मिलता है कि केंद्र और राज्य में, है ना, क्या देख रहा है, केंद्र ही उस राज्य का क्या कर रहा है, सारा चीज देख रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था क्या हो गया, यूनिटरी हो गया।
है ना। तो यहां पे एकात्मक व्यवस्था बन जाता है 356 लगने से। ठीक है, क्लियर है। तो केंद्र का अलग, राज्य का अलग, जैसे केंद्र का अलग है, वो कानून जो बनाएगा उसका विधायिका अलग है, राज्य का विधायिका अलग है, अलग अलग हो रहा है ना सबका। केंद्र का कार्यपालिका अलग है, राज्य का कार्यपालिका अलग है, अलग अलग ऐसे काम कर रहा है। लेकिन इस सिस्टम में आप क्या देखते हैं, केंद्र ही उस राज्य में, केंद्र का जो कर रहा कर ही रहा है, और साथ साथ राज्य में भी क्या कर रहा है, वो अपना ही, तो पार्लियामेंट ही कानून बना रहा है उस राज्य में। तो ये कौन सा व्यवस्था, ये क्या फेडरल है? नहीं, ये फेडरल, ये क्या है, एकात्मक व्यवस्था। ठीक है, तो ओके, तो यहां तक क्लियर है आपको। तो 356 लगने से ये सब व्यवस्था आपको देखने को मिलता है यहां पे। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स को आप जान लीजिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। वो आर्टिकल क्या क्या है, कुछ आर्टिकल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे एक आर्टिकल है आर्टिकल 355, एक आर्टिकल आप समझिएगा जो अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल 356, एक आर्टिकल है आर्टिकल 357, और एक आर्टिकल है आर्टिकल 365। ये जो तीन आर्टिकल है, ये जो तीन आर्टिकल है ना, ये पार्ट 18 में आता है। ये किस में आता है? पार्ट 18 में आता है। जबकि आर्टिकल 365 जो है ये पार्ट 19 में आता है। तो 18 पार्ट 18 और पार्ट 19 है ना, दोनों का हम लोग बात कर रहे हैं। और ये चार आर्टिकल जो है ये राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। जैसे अनुच्छेद 355 क्या कहता है, आर्टिकल 355 कहता है कि यदि किसी राज्य में बाह्य आक्रमण हो जाता है, एक्सटर्नल एग्रेशन वहां हो जाता है, किसी राज्य में बाह्य आक्रमण हो जाता है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है, या फिर आंतरिक अशांति हो जाता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है, तो केंद्र की जिम्मेदारी होती है। याद रखिएगा 355 बता रहा है, ये संविधान में है कि केंद्र की, संघ की जिम्मेदारी, यूनियन की जिम्मेदारी हो जाती है कि उस राज्य को आप क्या कीजिए, मदद कीजिए। यदि वहां पे क्या लग जाता है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है या फिर वो, तो सारा लॉ एंड ऑर्डर का धज्जी उड़ चुका है, तो केंद्र सरकार अब वहां पे क्या करेगा, अब वहां पे अपने तरीके से उसको खत्म करने का कोशिश करेगा। तो 355 क्या बता रहा है, किसकी जिम्मेदारी, तो आंतरिक अशांति हो रहा है या एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, तो ये जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, केंद्र सरकार के, है ना। तो केंद्र सरकार उसको समाप्त करे। तो 355 ये निर्देश दे रहा है एक तरह से केंद्र सरकार को। 356 अभी मैंने आपको बताया कि यदि राज्यपाल कह देगा या फिर राज्य सरकार जो है वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं करेगा, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, है ना। तो ये 356 कहता है। 357 क्या कहता है, तो 357 कहता है कि संसद को ये पावर है कि संसद राष्ट्रपति को ये शक्ति दे सकता है कि आप उस राज्य के लिए कानून बनाएं, है ना। तो संसद क्या है, संसद राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि आप उस राज्य के लिए क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। जबकि राज्य के लिए कानून कौन बनाएगा, राज्य का विधानमंडल। लेकिन मैंने बताया यहां पर राज्य का विधानमंडल काम नहीं करेगा, कौन काम करेगा, तो राष्ट्रपति। तो 357 के तहत उस राज्य में कानून बनता है। याद रखिएगा, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो किसके तहत, 357 के तहत कानून बनाने का यहां पे, ठीक है, अधिकार है। और 365 क्या कहता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने देखा बहुत सारे मीडिया वाले लोग भी बोल देते हैं कि 365 में भी राष्ट्रपति शासन लगता है, 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन नहीं। राष्ट्रपति शासन केवल 356 के ही तहत लगता है। लेकिन यहां पे कुछ निर्देश दिया गया 365 में, यह बोला गया कि यदि केंद्र के द्वारा दिया गया निर्देश राज्य फॉलो नहीं करता है तो वहां पे भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। तो वहां पे भी 365 में बात लिखा है कि केंद्र जो निर्देश दे रहा है, केंद्र के अनुसार अगर राज्य नहीं कार्य करेगा तो मतलब ऐसा निर्देश जो संवैधानिक हो, ऐसा नहीं कि गैर संवैधानिक। अगर कुछ अवैध चीज बोल रहा है केंद्र सरकार के नहीं करना पड़ेगा, तब नहीं, संवैधानिक बात अगर वो कर रहा है और ये नहीं फॉलो कर रहा है तो फिर क्या होगा, 356 के तहत वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। ये आर्टिकल 365 कहता है। क्लियर है? तो ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इस आर्टिकल को भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए, अब एक चीज समझिए कि 356 जो लगता है तो संविधान में क्या प्रावधान है, संविधान में क्या प्रावधान है। तो एक तो आप ये ध्यान रखिएगा 356 का जो है घोषणा जो है, इसका घोषणा कौन करेगा, तो घोषणा हमेशा कौन करेगा, प्रेसिडेंट। तो जब राष्ट्रपति इसका घोषणा करता है, क्या संसद की कोई भूमिका होती है यहां पे घोषणा के टाइम? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसका घोषणा कर सकता है, इसमें संसद का कोई रोल नहीं होता। लेकिन राष्ट्रपति जो घोषणा करता है यह मैक्सिमम 2 महीना तक ही रह सकता है, मैक्सिमम 2 महीना तक। मतलब क्या है कि 2 महीना का टाइम होता है, और 2 महीना का टाइम किसके पास होता है, संसद के पास, पार्लियामेंट के पास, कि पार्लियामेंट को
पार्लियामेंट मतलब दोनों हाउस को, लोकसभा और राज्यसभा को 2 महीने के भीतर क्या करना पड़ेगा, अपने अपने हाउस से इस राष्ट्रपति शासन को, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पास करना पड़ेगा, है ना। इस प्रपोजल को क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। जैसे समझिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे राष्ट्रपति शासन लगा, जैसे कल लगा 13 फरवरी का हम एग्जांपल ले रहे हैं, 13 फेब 13 फरवरी। तो राष्ट्रपति शासन जैसे घोषणा किया गया 13 फरवरी को घोषणा किया गया। अब 13 फरवरी से 2 महीने के भीतर लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग, याद रखिएगा, सिंपल मेजॉरिटी से, मतलब साधारण बहुमत से इसको क्या करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में यहां पे सवाल यह बन सकता है, क्या राष्ट्रपति जब घोषणा करेगा तो संसद की मंजूरी भी जरूरी है? उस समय नहीं, घोषणा के टाइम में नहीं। और वो इफेक्टिव कब तक रहेगा? बिना संसद का मदद से राष्ट्रपति शासन कब तक रह सकता है? तो 2 महीना तक रह सकता है। ठीक, क्योंकि 2 महीना का टाइम पीरियड दिया गया कि आपको पार्लियामेंट, है ना, जो संसद है उससे क्या करना पड़ेगा, इसको पास करना पड़ेगा, इस प्रपोजल को। और किस मेजॉरिटी से पास होगा, आपसे ये एग्जाम में पूछेगा तो बता देना, सिंपल मेजॉरिटी, मतलब साधारण बहुमत से। यदि लोकसभा राज्यसभा से ये पास हो जाता है, तब ये जो सीमा 2 महीने का है, ये बढ़कर कितना हो जाएगा, तब ये बढ़कर हो जाएगा 6 मंथ। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 महीना। तो 6 महीना तक राष्ट्रपति शासन लग सकता है यदि संसद पारित कर दे तो, और यदि संसद पारित नहीं करता है तो 2 माह तक राष्ट्रपति शासन लगता है। क्लियर है चीज? हाँ, अगर 6 महीना से ज्यादा अगर इसको और बढ़ाना हो तो बिल्कुल बढ़ा सकता है। इसी प्रोसेस से फिर से लोकसभा राज्यसभा से इसको क्या करना पड़ेगा, इस प्रपोजल को पास करना पड़ेगा, सिंपल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा, और 6 महीना के बाद जब ये पास हो जाएगा तो फिर से 6 महीना तक वैलिडिटी इसका बन जाएगा, फिर 6 महीने तक, है ना। तो कितना हो गया, 1 साल। और अगर 1 साल से ज्यादा करना हो तो 1 साल से अगर ज्यादा करना हो तो 1 साल से ज्यादा भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 2 शर्त है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए 2 कंडीशन रखा गया। क्या कंडीशन रखा गया? पहला कंडीशन ये है कि यदि राष्ट्र में 352 लग गया हो, आर्टिकल 352 जो राष्ट्रीय आपात है, यदि राष्ट्रीय आपात लग जाता है तो आप 356 को और बढ़ा सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति शासन को बढ़ा सकते हैं। एक तो ये, और दूसरा ये आप समझ रहे, पहला वाला 352 मैं बोल रहा हूं, राष्ट्रपति शासन नहीं, राष्ट्रपति 356 में आ रहा। मैंने बोला कि देश में यदि राष्ट्रीय आपात लग जाए, नेशनल इमरजेंसी लग जाए, जो कि आर्टिकल 352 में आता है, तो नेशनल इमरजेंसी लग जाएगा तो 356 का टाइम पीरियड, मतलब प्रेसिडेंट रूल का टाइम पीरियड और बढ़ाया जा सकता है, 1 साल से ज्यादा किया जा सकता है। और दूसरा शर्त क्या होता है, दूसरा शर्त यह है, यदि इलेक्शन कमीशन ये कह दे, जो चुनाव आयोग है ये कह दे कि अभी उस राज्य का परिस्थिति ठीक नहीं है, वहां पे चुनाव करवाना संभव नहीं है, अभी इलेक्शन करवाना, वहां पे इलेक्शन को कंडक्ट करवाना संभव नहीं है, तो उस कंडीशन में, तो ये 2 शर्त आपको याद रखना है कि आर्टिकल 352 मतलब नेशनल इमरजेंसी अगर देश में लगा हो, और दूसरा कि इलेक्शन कमीशन बोल दे कि अभी नहीं चुनाव करवा सकते इस राज्य में, तो फिर 356 मतलब राष्ट्रपति शासन को क्या किया जा सकता है, और 1 साल से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये मैक्सिमम जाएगा तो जाएगा कितना, 3 ईयर, याद रखिए कितना, 3 साल। तो राष्ट्रपति शासन को अधिकतम, जब आपके एग्जाम में पूछेगा कि अधिकतम मैक्सिमम कितना किया जा सकता है, तो आप बता दीजिएगा 3 ईयर तक राष्ट्रपति शासन किया जा सकता है। ठीक है, 3 साल से ज्यादा कर सकता है, कर सकता है, 3 साल से भी ज्यादा कर सकता है। लेकिन मैंने क्या बोला, एग्जाम में यदि, मैं आपको बताऊंगा कैसे, एग्जाम में यदि आपसे पूछेगा तो आप बताना 3 साल, मैक्सिमम टाइम पीरियड पूछेगा तो आप 3 ईयर को ही टिक करना। 3 साल अभी तक देखिए क्या है, 3 साल तक जो किया जाएगा वो इसी तरह 6-6 महीना करते करते ये चलते चलेगा, और वो सिंपल मेजॉरिटी से क्या होगा, वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होते चलेगा। लेकिन 3 साल के बाद यदि अगर राष्ट्रपति शासन करना, आगे बढ़ाना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना 3 साल तक राष्ट्रपति शासन ये लग सकता है। ठीक है, तो ये था राष्ट्रपति शासन और उससे जुड़ा जितना भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स था मैंने आपको बताया, और उसका पूरा प्रोविजन मैंने आपको बताया जो कि संविधान में दिया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर भी कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।